हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, हम लोग अनसोल्ड पेपर सोल्व कर रहे हैं, मॉडल पेपर। दो पार्ट में पहले दे चुका हूँ आपको, पहले मेरे मॉडल पेपर के। इस बार अब थर्ड पार्ट बचा हुआ है आपका। जो भी रिमेनिंग पोर्शंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपने दो पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज़, तो पहले दो पार्ट जाके देख लीजिए। आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा एग्जाम के बारे में कि बोर्ड एग्जाम किस तरीके से आएगा इस बार। ठीक है, और आप लोग उसी हिसाब से फिर अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच देना है आपको अनसोल्ड सोल्व करने के बाद। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग कितने क्वेश्चंस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, हम लोग 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके थे पहले से। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका। फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि किसी भी बाह्य बिंदु से अगर किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के जो बीच का कोण होगा। यानी कि देखिए, मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपरली यहाँ एक्सप्लेन कर देना, बाकी सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। मान के चलिए कि सर्किल है आपका। ठीक है, लग तो नहीं रहा बट बना लेते हैं हम लोग एक सर्किल। मान लिया ये सर्किल है आपका। ठीक है, और इसके बाहर ये कोई बाहर बिंदु है, यह वाला, ये इसका सेंटर मान लिया सर्किल का। इससे अगर इस पे हम लोग दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे इस तरीके से। क्वेश्चन देखिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या है क्वेश्चन। मान के चलिए स्पर्श बिंदु ए है, ये स्पर्श बिंदु बी है, ये बाहरी बिंदु आपका पी है। इससे एक स्पर्श रेखा युग्म ड्रॉ किया जा रहा है आपका। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि खींचे गए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये दोनों स्पर्श रेखाएं, इनके बीच का ये जो कोण होगा आपका। ठीक है, मान लिया थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लिया मैंने। बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदु ए और बी हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड आपका ए बी हो गया। रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी कि केंद्र आपका ये है, तो इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा आपका, यानी कि ये वाला कोण जिसको मैंने बीटा मान लिया है, कोण संपूरक होता है आपका। अंतरित कोण का संपूरक, इसका मतलब क्या है। संपूरक कोणों की डेफिनेशन क्या है भाई। आपने दो प्रकार के कोण पढ़े होंगे। संपूरक मतलब होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, और एक होता है कोटिपूरक, एक होता है संपूरक। कोटिपूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और एक होता है संपूरक। ये पेयर होते हैं एंगल्स के। कोटिपूरक कोण ऐसे दो कोणों को कहते हैं जिनका योगफल आपका 90 डिग्री के बराबर होता है, तो वो कोटिपूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। और यदि दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो वो दोनों एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री या एक दूसरे के संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये दिखाना है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं, यानी कि दोनों का योगफल 180 के बराबर होता है आपका। ठीक है, चलिए देखिए सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। समय बचाने के लिए मैंने आपको इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, देखिए थोड़ा ध्यान से। मैं आपको इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो भाई यहाँ पे हमने सर्किल ड्रॉ किया है जिसपे सेंटर इसका मूल ये ओ है, ओ माना है मैंने। ये पी आपका बाहरी बिंदु है, जिससे दो स्पर्श रेखाएं पी से लेके ए तक और एक पी से लेके बी तक दो स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की जा रही है हमारी। ठीक है, तो इनके बीच का ये जो एंगल है, इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। और उसके बाद जो भी स्पर्श बिंदु जो कोण अंतरित करना है केंद्र पे, उसको मैंने पीटा मान लिया है। तो ये बेसिक सा था सारा इसके बारे में। ठीक है, ये रहा यहाँ पे। अब देखिए, हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो दो एंगल्स हैं आपके अल्फा और बीटा, ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद आपका 180 डिग्री आएगा। दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री, तभी संपूरक बनते हैं आपके। ठीक है, 180 डिग्री। अब देखिए, हम लोग स्टार्ट किया हम लोगों ने करना। अब देखिए, इसको ना आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आपका, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन ये कहता है कि कंडीशन सारी यही है कि पी बाहरी बिंदु है, पी ए और पी बी आपकी दो स्पर्श रेखाएं हैं, और उसके बाद ओ वृत्त का केंद्र मान लिया है, ए बी को हमने ज्वाइन कर दिया है। तो क्वेश्चन ये था वहाँ पे एनसीईआरटी में कि जो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा ये वाला, ये इस वाले कोण का और इस वाले कोण का दुगना होगा आपका। यानी कि जो एंगल ओ ए बी आएगा आपका, ये वाला कोण, अंदर वाला कोण, इसका दो गुना होगा। ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं। चलिए मत देखिए, मैंने आपको प्रूफ दे दिया इसका। प्रूफ देखिए कैसे दिया है हमने। सबसे पहले मैंने पी से ओ को मिला दिया है, मतलब ये वाली डॉट डॉट जो लाइन है, ये मैंने अलग से कंस्ट्रक्शन करी है। ठीक है, जैसे ही पी को मैंने ओ से मिलाया है, तो ये यहाँ पे ए बी को क्यू पॉइंट पे काटेगा। और ऑब्वियसली बात है, जब इसको क्यू पॉइंट पे काटेगा और ये आपका मान, ये जो लाइन ड्रॉ करी है ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा ये, क्योंकि ये एक जीवा बनेगी। ए बी जो है वृत्त की जीवा बनेगी, और जीवा पे डाला गया लंब जो है वो समद्विभाजित करेगा जीवा को भी। ठीक है, चलिए ये बात हो गई क्यू पॉइंट। तो यहाँ से हम दो त्रिभुजों की एक दूसरे से कंपेरिजन करेंगे। एक तो त्रिभुज बनेगा आपका ए पी क्यू और दूसरा बनेगा बी पी क्यू। ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा आपका, सॉरी, ए पॉइंट ये रहा, पी पॉइंट ये रहा और क्यू पॉइंट ये रहा आपका। एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा बी पॉइंट ये रहा, पी पॉइंट ये रहा, क्यू पॉइंट, यानी कि इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की कंपैरिजन करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए, ये स्पर्श रेखा है पी ए,
पीबी भी स्पर्श रेखा है। आपने पढ़ा होगा कि स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से जब कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी लंबाई समान होती है आपकी। तो पी ए बराबर तो पीबी हो जाएगा यहाँ पे, पी ए बराबर पीबी, यानी कि एक भुजा बराबर। उसके बाद पी से लेके ओ तक की दूरी जो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में, वो आपको कॉमन दिख रही है, या पी क्यू मान लीजिए, पी क्यू बराबर पी क्यू या पी ओ मान लीजिए, बात वही है। ठीक है। और उसके बाद फिर ये तीसरी ए बी रेखा है, ये भी दोनों में आपको कॉमन दिख रही होगी, मतलब ये वाली दूरी, ये यहाँ से लेके ये वाली दूरी और ये वाली, क्योंकि ये केंद्र से इस पर लंब डाला गया है तो समद्विभाजित करेगा, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर रहेगी आपकी, यानी कि ए क्यू बराबर आपकी बी क्यू। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे, कहने का मेरा मतलब ये है। जैसे ही सर्वांग सम हुए, इनके संगत कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो ये ओवरऑल एंगल्स आपके दो इक्वल पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ओवरऑल एंगल को अल्फा माने थे, तो ये दोनों इक्वल पार्ट अल्फा/2 और अल्फा/2 ही बचेंगे आपको। आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट में देखिए, अब आप ट्राइंगल ए पी क्यू में आइए। ए ट्राइंगल, ये ए पॉइंट ये रहा, पी ये रहा और क्यू ये रहा आपका। ठीक है, इसमें देखिए ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल आपका अल्फा/2 है। इस एंगल के बारे में आपको नहीं पता है, तो इस एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस एंगल को हम लोग, जो ये वाला ए शीर्ष पे जो एंगल बन रहा है आपका, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे एंगल क्यू ए पी से हम लोग। तो देखिए त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल्स की कि तीनों एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से मैंने एंगल क्यू ए पी यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ पे। ठीक है, इस वाले एंगल की ये हमने ड्रॉ किया था। अब ये 90 माइनस अल्फा/2 आ गई। अब ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है स्पर्श रेखाओं के लिए। ए स्पर्श बिंदु है, पी ए स्पर्श रेखा है, और ओ ए जो है ये वाली, ये वृत्त की त्रिज्या बन रही है। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि स्पर्श रेखा जो होती है वो हमेशा त्रिज्या पे लंब होती है। ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट लिख भी दिया है। तो इसका मतलब ये टोटल एंगल 90 डिग्री बनेगा, जो कि दो एंगल्स का सम बनेगा, पहला एक ये एंगल और दूसरा फिर अंदर वाला एंगल। तो यानी कि दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो 90 के बराबर होगा, जिनमें एक एंगल तो आपका 90 माइनस अल्फा/2 है, और दूसरा एंगल्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एंगल ओ ए बी बराबर 90 माइनस एंगल क्यू ए पी हो जाएगा, और एंगल क्यू ए पी की वैल्यू हम लोग ऊपर से ले चुके हैं, ये रहा समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो क्यू ए पी की वैल्यू हमने यहाँ रिप्लेस कर दी है, यहाँ से समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपकी बेसिकली अल्फा/2 ही आ गई, जो हमें सिद्ध करना था, जिसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों पार्ट करा दिया, मतलब ये वाला एंगल आपका जो है ये अल्फा/2 आ गया, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर आ गया, आधे के। सिमिलरली ये वाला एंगल भी अल्फा/2 ही आ जाएगा, मतलब इसके बराबर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब आइए आप लोग ट्राइंगल्स ए बी ओ में, केवल इस छोटे ट्राइंगल में ए बी ओ में देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये ट्राइंगल कैसे बन रहा है। इस तरीके से बन रहा है ये, ओ ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा। ये वाला एंगल आपको मिल गया अल्फा/2, ये वाला एंगल भी आपको अल्फा/2 मिल गया, और इस वाले एंगल को अपने बीटा माना हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसी ट्राइंगल में अगर आप लगाएंगे ट्राइंगल ए बी ओ में, आपको पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि एंगल ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल, प्लस एंगल ओ बी ए यानी कि ये वाला एंगल, प्लस एंगल ओ ए बी यानी कि ये वाला एंगल, तीनों का सम 180 के बराबर। अब इन दोनों में ये भी अल्फा/2 और ये भी अल्फा/2, तो ये अल्फा/2 ये अल्फा/2 और ये वाला बीटा बराबर 180 डिग्री। अल्फा/2 को जब अल्फा/2 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका अल्फा, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करना था कि जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 आ जाएगा तो दोनों एक दूसरे के समपूरक हो जाएंगे। ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशंस। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा सा समझ लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको समय बचाने के, ताकि ज़्यादा समय हमें ना लगे अब। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। इसमें एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा आपका एंगल बी ए ओ, ये वाला एंगल इस वाले टोटल एंगल स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण का हाफ रहेगा, जो कि अल्फा/2। इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए ये वीडियो को पॉज करके आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना है अच्छे से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता का क्वेश्चन है आपका। प्रायिकता वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, और बॉल वाला ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये प्रायिकता वाले क्वेश्चन में। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो यानी कि 3 तो लाल दे दी और 5 काली गेंदें दे दी। ठीक है, उसके बाद इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली, यदृच्छा मतलब रैंडमली बिना किसी प्रिडिक्शन के निकाली जा रही है। प्रायिकता ज्ञात करनी है कि गेंद लाल हो पहले में और दूसरे में लाल नहीं हो। देखिए 3 तो हैं आपके पास रेड बॉल, ठीक है, और उसके बाद 5 हैं आपके पास ब्लैक बॉल। तो आप पहले उस
जो टोटल बॉल है, कुल जो गेंद है वो काउंट कर लीजिए। कुल गेंद आपकी 3 + 5 बराबर कितनी होगी, 8। यानी कि थैले में से जब बॉल निकाली जाएगी तो कुल बॉल 8 रहेंगी, तो आठों में से एक बॉल निकाली जाएगी। अब देखिए आपको प्रायिकता याद करनी है पहले में कि बॉल लाल हो। तो मान लिया लाल होने वाली बॉल को मैं आर से और ब्लैक वाली बॉल को बी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आपसे कंडीशन पूछ रहा है कि पी आर यानी कि लाल बॉल होने की प्रायिकता। तो आपको पता है कि जब हम लोग प्रायिकता निकालते हैं किसी की, तो उस केस में हम लोग उस घटना के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम लेते हैं। अब अनुकूल परिणाम का मतलब क्या है, अब लाल बॉल निकाली जा रही है तो इसका मतलब लाल बॉल कितनी है, वहां पे कितने तरीके से लाल बॉल निकाली जाएंगे, 3 ही लाल बॉल है आपकी। तो लाल बॉल केवल 3 ही निकल सकती, मतलब 3 तरीके से ही निकल सकते, 3 में से कोई सी एक निकल जाएगी एक बार में। और बट्टे में कुल बॉल कितनी है आपके पास, 8। तो यही प्रायिकता हो जाएगी आपकी 3/8 लाल बॉल निकालने की। समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, लाल नहीं हो सेकंड वाले केस में, ये तो फर्स्ट वाला केस हो गया। सेकंड वाला केस देखिए, लाल बॉल नहीं हो, मैंने आपको बताया था मतलब किसी भी घटना का ना होना हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि होना तो इस तरीके से प्रायिकता, होने की प्रायिकता, न होने के लिए उस पर हम लोग इस तरीके से बार लगा देते हैं उसको। इसका मतलब है कि किसी भी घटना का ना होना। अब देखिए अगर घटना का होना दिया है और आपसे ना होना पूछा है, तो उसकी प्रायिकता निकालने के लिए आप हमेशा 1 में से उसको होना उसका घटा दीजिए, तो उसके ना होने की प्रायिकता निकल जाएगी आपकी। मतलब आपको लाल बॉल होने की प्रायिकता है पहले से पता है। आपको लाल बॉल ना निकले उसकी प्रायिकता अगर आपको निकालनी है तो 1 में से होने की प्रायिकता घटा दीजिए। तो 1 - 3/8 आ जाएगा। दिख रहा होगा आपको कितना आ जाएगा इसका आंसर, 5/8 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का ये है आपको, अगर किसी घटना के होने की प्रायिकता आपको दे रखी है, ना होने की पूछी है, तो 1 में से होने की प्रायिकता घटा दीजिए, ना होने की प्रायिकता आपको मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका सांख्यिकी का दे रखा है और आपको क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी वगैरह में भी मिल जाएंगे, और लगभग ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं जिसमें अननोन्स की वैल्यू पूछी जाती है। 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे वहाँ पे, जिसमें एक में तो डायरेक्टली आपसे वैल्यू पूछी जाएगी कि आप माध्य बताइए, माध्यिका बताइए या बहुलक बताइए। और दूसरा केस जैसे इसमें दे रखा है, आपको किसी भी बारम बंटन का ना माध्यक दे रखा है। माध्यक का मतलब होता है माध्यिका आपका, मीडियन 28.5 दे रखा है, और बारंबारताओं का जो योग है वो 60 दे रखा है। यानी कि आपको आपको पता है बारंबारता को हम लोग एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि ये कुल पदों का योग दे रखा है 60। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आपको कंडीशन दे रखी है। देखिए वर्ग अंतराल ये रहा आपको 0 से 20, 20 से 0 से 10, 10 से 20, और यहाँ पे उसकी नीचे बारंबारताएं दे रखी हैं। अब देखिए माध्यिका की बात है तो आपको पता होगा कि जब हम माध्यिका निकालते हैं तो, और ये केस जो दे रखा है ये वर्गीकृत वाला केस है, यानी कि आपको वर्ग अंतराल वाला केस दे रखा है। तो वर्ग अंतराल वाले केस में हम लोग जब माध्यिका का सूत्र लगाते हैं तो एक फिक्स फॉर्मूला है उसका। और ये भी आपको पता होगा कि हम लोग उस केस में संचयी बारंबारता भी यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी काउंट करते हैं। तो चलिए मैंने टेबल इसकी बना दी है पहले से ही, ताकि हम लोगों को समय ज़्यादा ना लगे। देखिए ये है आपका, इसमें पहले कॉलम में हमारे वर्ग अंतराल आ गए, दूसरे कॉलम में हमारी बारंबारता आ गई, और तीसरे कॉलम में संचयी बारंबारता आ गई। अब संचयी बारंबारता हम लोग कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालने के लिए देखिए स्टार्टिंग में तो एज इट इज आ जाता है आपका, जो भी बारंबारता रहती है वही आ जाती है। उसके बाद हम लोग उसको डायगोनली ऐड करके लिखते हैं अगले की संचयी बारंबारता। मतलब देखिए एक्चुअल में संचयी बारंबारता का मतलब ये होता है कि उस नंबर तक यानी कि उस वर्ग अंतराल तक कुल कितने टर्म्स आपकी आ चुकी हैं, और बारंबारता का मतलब ये है कि केवल वही टर्म्स कितनी बार रिपीट कर रही है आपके गिवन आंकड़ों में। तो संचयी का मतलब है टोटल उस नंबर तक कितने आ चुके हैं टर्म्स आपकी। जैसे स्टार्टिंग में 0 से 10 के बीच में 5 है, तो ऑब्वियसली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि कुल पद 5 ही रहेंगे आपके। लेकिन अगले बार 10 से 20 के बीच में एक्स नंबर आपके आ चुके हैं, 5 पहले थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, आप दोनों का ऐड हो जाएगा, x + 5 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 20 और 30 के बीच में आपके 20 टर्म्स आ रही हैं, तो x + 5 पहले से थी, अगले में टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, यहां तक आप 20 ऐड कर देंगे। तो ध्यान रखना x तो अननोन है, तो 20 जो 5 में ऐड होगा तो x + 25 हो गया आपका। उसके बाद फिर 15 ऐड करेंगे तो x + 40 हो गया। उसके बाद फिर y ऐड करेंगे तो अब y भी अननोन है आपका, तो x + y + 40 हो गया। उसके बाद 5 ऐड करेंगे तो x + y + 45 हो गया आपका। तो ये हर एक अंतराल की संचयी बारंबारता आपको मिल गई है। उसके बाद अब देखिए टोटल बारंबारताओं का सम ये रहा, यहाँ से हम लोग काउंट कर लेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, या फिर संचयी बारंबारता का जो लास्ट टर्म्स होती है वही टोटल इसका सम बनती है टोटल बारंबारताओं का आपका। तो जैसे यहाँ पे कितना बन रहा है, x + y + 45,
लेकिन क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है आपको कि टोटल जो बारंबारता का सम है यानी कि कुल पद हैं आपके वो 60 दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो इसका मतलब एक कंडीशन तो आपकी यहाँ से बनेगी कि x प्लस आपका टोटल बारंबारताओं को x और y मिला के ऐड करने के बाद आ रहा है x प्लस वाई प्लस 45, लेकिन क्वेश्चन में वो 60 के बराबर दे रखा है। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस 45 60 के बराबर होगा। तो वहाँ से पहली समीकरण बनेगी एक्स वाई में x प्लस वाई बराबर 15 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एक समीकरण तो ये बन गया। आपको पता है कि इसमें x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो x और y दो वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो समीकरणें गिवन होनी चाहिए, तभी आप उन दोनों की वैल्यू निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग लगाते हैं संचयी बारंबार माध्यिका निकालने का तरीका। वर्ग अंतराल वाले केस में हम लोग सबसे पहले कुल पद यानी कि n/2 काउंट करते हैं, टोटल पद का हाफ। जैसे n की वैल्यू 60 दे रखी थी तो 60/2 कितना आ गया यहाँ पे 30, तो इसका मतलब 30 टर्म्स के आसपास आपको मिलेगा यहाँ पे। अब आप टोटल टर्म्स तो संचयी बारंबारता में हम लोग काउंट कर रहे थे, तो अब आप देख लीजिए जो 30 है आपका 30वें नंबर का पद है ना, वो किस रेंज में आएगा आपका। पहले 5 पद इस रेंज में आएंगे, 5 से लेके x की वैल्यू अननोन है तो हम x को मिनिमम काउंट करके चलेंगे। हमें बस ये पता है कि x और y का सम 15 के बराबर आएगा आपका। और उसके बाद x प्लस 5 टर्म तक इस रेंज में, x प्लस 25 तक इस रेंज में। आपको ना 30वें पद का देखना है, तो 25 पद तक तो यहाँ आ गए और x की वैल्यू अभी अननोन है तो हम श्योर नहीं है कि इसी में आएगा। लेकिन जब उससे आगे बढ़ेंगे x प्लस 40 वाले पद तक जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि वो इसी रेंज में लगभग आपका आ जाएगा। x का मान कुछ भी हो, 30वां पद हमेशा इसी रेंज में आपको मिलेगा। तो ये जो मिला है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को बोलते हैं हम लोग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का मतलब है माध्यिका वर्ग। हर क्वेश्चन में हम लोग यही काउंट करते हैं, n/2 काउंट करके देख लेते हैं किस रेंज में आएगा वो, और वही वर्ग आपका माध्यिका वर्ग बन जाता है। और जैसे ही आपको माध्यिका वर्ग मिला, माध्यिका वर्ग के बाद आपका जो फॉर्मूला बनता है माध्यिका निकालने का, फॉर्मूला ये बनता है आपका माध्यिका निकालने का, ये रहा आपका। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बनता है माध्यिका निकालने का। देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, L प्लस अभी मैं बताऊंगा कि n/2 माइनस का CF अपॉन में F और इंटू में H। अब देखिए ये क्या क्या है यहाँ पे, जो L है आपका वो जो भी माध्यिका वर्ग है उसकी निम्न सीमा है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब जैसे निम्न सीमा का मतलब क्या है, वर्ग अंतराल तो दे ही रखा है 30 से 40, तो सबसे कम वैल्यू क्या है आपकी 30, तो यहाँ पे इसकी L की वैल्यू 30 हो गई। उसके बाद जो F दे रखा है आपका, F है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, यानी कि जो ही माध्यिका वर्ग आप ले रहे हैं उसी की बारंबारता। माध्यिका वर्ग हमने ये 30 से 40 लिया है तो इसकी बारंबारता कितनी है 15, तो F की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 15। CF का मतलब देखिए, CF याद होगा आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता। ये है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले जो भी वर्ग है उसकी संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। माध्यिका वर्ग ये है, इससे ठीक पहला वर्ग ये रहा आपका, संचयी बारंबारता आपकी ये रही, तो यानी कि CF की वैल्यू x प्लस 25 बन गई यहाँ पे। और उसके बाद H जो रहेगा, H रहेगा जो भी अंतराल रहता है आपका इनके बीच में, गिवन जो टर्म्स रहती है इनके बीच का जो अंतराल रहता है वो आपका H रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंतराल कितना दे रखा है आपको, हर एक किसी के बीच में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, H बराबर 10 दे रखा है यहाँ पे, ये रहा आपको। तो हमने क्या किया है, अब क्वेश्चन में आपको माध्यिका की वैल्यू पहले से दे रखी है 28.5, ये रही, तो माध्यिका की जगह 28.5 आ गया, L की जगह आपका 30 आ गया, उसके बाद n/2 की जगह भी आपका 30 आ गया था, माइनस CF की जगह आपका x प्लस 25 आ गया, अपॉन में F की जगह 15 आ गया, और इंटू में H की जगह 10 आ गया आपका। ठीक है, अब हमने ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया, इसकी सोल्व कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 30 प्लस इसकी माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करके 30 माइनस 25 5 बच गया, और माइनस x आ गया, और 10/15 है तो 5 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट करके 2/3 आ गया मेरा यहाँ पे। ठीक है, इसको छोटी सी शॉर्ट कैलकुलेशन करी है मैंने, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करी है। देखिएगा x की वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे आ रही है 7.25, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अब चूंकि x और y की जो वैल्यू है ना वो बारंबारता है, और बारंबारता का मतलब होता है कोई एक नंबर रिपीटेशन वाला नंबर, तो ये हमेशा एक नंबर होना चाहिए। अब देखिए 7.25 आ रही है, तो इसको अब हम लोग क्योंकि एग्जैक्टली नंबर होना चाहिए तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, मतलब लगभग बना सकते हैं हम लोग। या तो ये 7 हो सकता है या फिर ये 8 हो सकता है आपका, इन दोनों में से कोई सा एक नंबर हो सकता है आपका। तो अगर x बराबर आपने 7 लिया है, x बराबर अगर आप 7 लेंगे तो समीकरण फर्स्ट में जैसे आप वैल्यू डालेंगे x की, आपको दिख रहा होगा y बराबर 8 आ जाएगा। और अगर x बराबर आप 8 लेंगे
तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में जैसे एक्स की वैल्यू डालेंगे तो वहाँ से वाई बराबर कितना आ जाएगा 7। तो बेसिकली कहने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू 7 और 8 ही है आपकी। एग्जैक्ट हम किसी को नहीं कह सकते हैं, वैसे अगर नियर बाय देखा जाए तो 7.25 लगभग 7 के बराबर बैठ रहा है। तो एक्स बराबर 7 और वाई बराबर आपका 8 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग इसको करेंगे। ये ध्यान आपको रखना है कि आपको माध्य का वर्ग कौन सा लिया जाएगा, ये स्पेशल ध्यान रखना है। ध्यान रखना n/2 की वैल्यू जिसमें आप श्योर हो कि इसी में डेफिनेटली आएगी ही आएगी, उसी को आपको माध्य का वर्ग चूज करना है। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जैसे n/2 30 आ रही थी, इस रेंज तक x + 25 है, हमें x का मान पता ही नहीं है क्या है। x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो इस रेंज में थोड़ी आएगा। तो हम जिस रेंज में श्योर होंगे माध्य का वर्ग उसी को मानेंगे अननोन वाले केस में। बाकी अगर नोन है, संख्याएं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से चूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। वीडियो पॉज करके आप लोग देख लेना, इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, हमारा ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड जो है, आपका सेकंड पार्ट का ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस पे, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्वियसली 2 पार्ट दे रखे हैं 6 मार्क्स के, एक करना है आपको, एक चॉइस रहेगी, मैं दोनों ही कराऊंगा आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, ये आपको रैखिक समीकरणों पे दे रखा है। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। 2 अंकों की एक संख्या दे रखी है। अब देखिए 2 अंकों की एक संख्या इस तरीके से बनती है, लगभग मान के चलिए कि इस तरीके से मान लो ये 25 है आपकी, तो 2 अंकों की एक संख्या है ना, तो इसमें 2 अंक हैं। ये वाला अंक जो है ये आपका यूनिट डिजिट है, इकाई वाला अंक है, और ये आपका 10th डिजिट है, यानी कि दहाई वाला अंक है। तो इसमें अगर मैं आपसे कहूँ, इसमें जो सबसे जरूरी समझने का, वो इकाई वाला अंक है आपका 5 यहाँ पे, और दहाई वाला अंक है यहाँ पे 2 यहाँ पे। अगर मैं कहूँ इसको ना देके मैं आपको केवल इकाई और दहाई का अंक दूं और मैं आपसे पूछूं कि संख्या क्या बनेगी, तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक, तो संख्या बनाने के लिए आपको ये देखना है कि प्लेस वैल्यू लेनी है, यानी कि स्थानीय मान लेना है उस संख्या का। अब जैसे इकाई होती है 1 की, तो अगर इकाई अंक 5 दे रखा है तो यानी कि ये बनेगा ये। उसके बाद दहाई होती है 10 की, आपको याद होगा, और दहाई वाला अंक 2 दे रखा है, तो ध्यान रखना 2 × 10 करेंगे यहाँ पे। अगर मान के चलो कि कोई सैकड़े वाली 100 वाली डिजिट भी होती, मान के चलो कि 300 वाली डिजिट है यहाँ पे, तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, उसके बाद फिर आपको प्लस करना पड़ता। तो ध्यान रखना, अगर आपको केवल अंक दिए हैं, यानी कि केवल पोजीशंस वाले अंक दिए हैं और आपसे संख्या पूछी है, तो उस संख्या के स्थानीय मान से गुणा करके और ऐड करेंगे आप लोग, तब जाके आपकी संख्या निकलेगी। मतलब कहने का ये है, जैसे इसमें देख लीजिए 2 × 10 आपका 20 हो गया, प्लस 5 × 1 5 हो गया, तो ओवरऑल कितना आ गया 25, ये रही संख्या आपकी। तो इसी का यही क्रक्स है इस क्वेश्चन का एक्चुअल में, तो कि आप अगर अंक मानेंगे, इकाई और दहाई के अंक मानेंगे किसी संख्या के, तो उससे अगर संख्या बनाएंगे तो उसकी प्लेस वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा आपको, तब जाके संख्या बनेगी। चलिए मैं लिख कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं मान ले रहा हूँ संख्या का माना, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका फर्स्ट पार्ट। माना जो आपका इकाई का अंक है वो x मान लिया, और जो दहाई वाला अंक है वो मैंने y मान लिया आपका, ठीक है। तो संख्या क्या हो गई, अभी मैंने जैसे आपको बताया है, संख्या होगी दहाई वाला अंक y है, तो 10y और प्लस इकाई वाला अंक x है, ये संख्या आपकी बनेगी। अब क्वेश्चन में देखिए कंडीशंस दे रखी हैं आपकी। फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंक पलटने पर, अंक पलटने का मतलब समझ लेना भाई, अंक पलटने का मतलब यह है कि इकाई वाला अंक को दाई बना दिया जाए और दाई वाला अंक इकाई बना दिया जाए। इकाई वाला अंक मैंने x माना है, दाई वाला अंक मैंने y माना, लेकिन जब अंक पलट देंगे तो ये वाला दाई बन जाएगा और ये वाला इकाई बन जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंक पलटने पे जो संख्या बनेगी, अंक पलटने का मतलब है y की जगह x और x की जगह y रिप्लेस कर दीजिए। इन दोनों का योगफल आपको क्वेश्चन में 66 के बराबर दे रखा है, 66 दे रखा है। तो यहाँ से पहले इसको थोड़ा मॉडिफाई करिए, तो x + 10x 11x हो गया, 10y + y 11y हो गया, बराबर में कितना आ गया आपका 66। आपको लेफ्ट साइड में 11 कॉमन दिख रहा होगा दोनों से, तो x + y बराबर 66, 11 से दोनों तरफ भाग हो जाएगी, तो आपका x + y बराबर कितना आ जाएगा 6। समीकरण नंबर फर्स्ट बन गई, पहली कंडीशन है ये। सेकंड कंडीशन देखो क्या दे रखी है आपको, सेकंड कंडीशन दे रखी है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, अंकों का अंतर 2 हो। अब हमें पता नहीं है कि अंक कौन सा x बड़ा है या y बड़ा है, हम इन जनरल लेके चलेंगे। सेकंड कंडीशन में दे रखी है अंकों का अंतर, यानी कि बड़े में से छोटा घटाएंगे, हम x को बड़ा मान के चल रहे हैं, बराबर 2 दे रखा है क्वेश्चन में। तो समीकरण नंबर क्या होगी, 2। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 रैखिक समीकरण बन गई आपकी।
केवल सोल्व करना है। आपको दिख रहा होगा y के गुणांक दोनों के बराबर हैं, x के भी गुणांक है, तो इसी के नीचे लिख के इसको विलोपन विधि लगा दो आप लोग। तो जैसे आप विलोपन विधि लगाएंगे तो ये माइनस का y, ये प्लस का y, तो केवल जोड़ने से ही काम चल जाएगा आपका। आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद आपका y वाली टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएगी। x प्लस एक्स आपका 2x आएगा, 2 और 6 आपका 8 आएगा। तो यहाँ से दिख रहा होगा x बराबर 8/2 मतलब 4 आ जाएगा। और फिर x बराबर 4 आ गया तो x का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दो। y बराबर कितना आएगा, 6 - 4 बराबर कितना आ गया, 2। तो इसलिए संख्या क्या होगी भाई, आपकी संख्या होती है आपकी 10y + x। तो 10 × y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 4 है, तो संख्या आपकी होगी यहाँ पे 24। इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। कभी कभी और भी कंडीशन दे सकता है इसमें, ऐसे कह सकता है कि संख्या और उसके अंकों का पलटने पर जो संख्या बनेगी उसका अंतर 25 है, अंतर 36 है। इस तरीके से कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन दे सकता है, होगा क्वेश्चन इसी तरीके से। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखिए, एज वाला क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की आयु पूछ रहा है, मतलब बता रहा है। और 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी कि वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो आयु वाले केस में हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आप वर्तमान आयु ही कंसिडर करेंगे। तीसरे का सेकंड है, तो वर्तमान आयु मान लो दोनों की। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष मान लो आप लोग, ठीक है, बराबर x वर्ष। और जो सोनू है, सोनू की वर्तमान आयु मान लो आप लोग y वर्ष, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कंडीशन ये दे रखी है 5 वर्ष पूर्व। अब ध्यान से देखो, अगर फिलहाल किसी की उम्र x वर्ष है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, यानी कि 5 साल पहले उम्र कम रही होगी ना उसकी। तो जैसे मान के चलो किसी की उम्र अभी 10 साल है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, तो इसमें से 5 घटा दो, 5 बचेगा आपका। तो यानी कि अगर वर्तमान उम्र में से पहले की उम्र आपको निकालनी है तो उतनी संख्या घटानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन दे रखी है। जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यही दे रखा है ना। हाँ, तो अब देखिए दोनों की 5 वर्ष पूर्व की पहले उम्र निकालिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की उम्र तो बचेगी आपकी x - 5 और सोनू की उम्र बचेगी y - 5, क्योंकि दोनों की वर्तमान उम्र x और y है। तो कंडीशन ये दे रखी है कि जो नूरी की उम्र है 5 साल पूर्व की, वो सोनू की जो आयु थी 5 साल पूर्व की उसकी 3 गुनी थी, यानी कि ये था आपका। क्योंकि ये 5 साल पूर्व नूरी की आयु, ये सोनू की आयु उसकी 3 गुनी थी। तो इसको थोड़ा सोल्व करिए। x - 5 बराबर 3y - 5 3 जा 15। तो कंडीशन x, समीकरण बनाइए, x माइनस का 3y, इसको राइट में भेज दीजिए, -5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 10 बचेगा। देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया आपकी। नेक्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है, देखिए सेकंड कंडीशन में दे रखा है 10 वर्ष बाद। अब देखिए 10 साल बाद की उम्र पूछ रहा है। अगर किसी की उम्र अभी 20 साल है तो 10 साल बाद कितनी होगी, यानी कि 10 साल और बढ़ जाएगी ना उसकी उम्र। तो यानी कि अगर बाद की उम्र निकाली जाती है तो उतनी साल को प्लस कर दिया जाता है वर्तमान उम्र में, और अगर पहले की उम्र पूछी जाती है तो उतनी ही उम्र को घटा दिया जाता है वर्तमान उम्र में से, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 10 साल बाद जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद देखिए नूरी की उम्र तो हो जाएगी x + 10 और सोनू की उम्र हो जाएगी y + 10। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नूरी की उम्र है वो सोनू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, ये है आपका। तो अब आप सोल्व करिए इसको फिर से, x + 10 बराबर 2y + 2 10 का 20 हो गया। तो ये समीकरण x माइनस का 2y बराबर क्या बचेगा, 10। समीकरण नंबर कितनी आ गई आपकी, 2। अब आपको फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके, वही विलोपन विधि मोस्टली हम लोग यूज़ करेंगे इस केस में, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। चलिए, आपको x के गुणांक बराबर दिख रहे होंगे, तो ठीक है, x के गुणांक अगर बराबर हैं तो x माइनस का 3y बराबर -10 और x माइनस का 2y बराबर आपका प्लस का 10 हो गया। तो जब आपको पता है गुणांक बराबर होते हैं और एक से चिन्ह के होते हैं तो आपको घटाना पड़ता है ऊपर में से नीचे। तो घटा दीजिए, घटाने के बाद आपके नीचे वाले को चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए x वाली टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये प्लस का 2y, ये माइनस का 3y। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का y बचेगा, ये माइनस का 10, ये माइनस का 10, तो ये माइनस का ऐड हो जाएंगे दोनों, तो 20। तो यहाँ से सीधा सीधा y बराबर कितना आ गया आपका 20, यानी कि y की वैल्यू तो आपकी 20 आ गई, 20 वर्ष। x का मान निकालना है तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो आप। जैसे y का मान आप समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x माइनस वाई की जगह आपका 20 आ गया, बराबर में -10 है। तो x बराबर ये माइनस का 60 हो गया, आपको दिख रहा होगा। राइट में इसको ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा,
तो माइनस का 10 प्लस 60 आएगा, तो कितना आ गया ये 50 वर्ष। तो यानी कि नूरी की वर्तमान उम्र 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान उम्र 20 वर्ष है। आप लोग वेरीफाई करके देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा दोनों पार्ट। अब नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक ये क्वेश्चन दे रखा है आपको ट्रिग्नोमेट्री का, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। दोनों क्वेश्चंस वही दे रखे हैं। क्वेश्चन पढ़िए पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है कि भाई एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, यानी कि एक बहुत बड़ा भवन है आपका, उसके ऊपर, शिखर का मतलब है उसकी छत पे से देखा जा रहा है, देखने पर 8 मीटर ऊंचा भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी कि बहुमंजिला इमारत तो आपको ऊंची होगी, और आपको पता है कि जब कोण आपके दो प्रकार से बनते हैं, पहला कोण होता है आपका उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा होता है आपका अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उन्नयन कोण का मतलब क्या है कि जब देखने वाला नीचे हो और देखे जाने वाली वस्तु ऊपर हो आपकी, तो उस केस में जो भी धरातल के साथ कोण बनेगा, इसी कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। और अवनमन कोण का मतलब क्या है, जब देखने वाला ऊपर हो और जो देखने वाली वस्तु है वो आपकी नीचे हो, तो उस केस में जो एंगल बनेगा किसके साथ, जो भी आप क्षैतिज रेखा खींचोगे इसके साथ जो ये एंगल बनेगा, इसी को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। ध्यान रखना, उन्नयन तब बनता है जब देखने वाला नीचे हो, और अवनमन तब बनता है जब देखने वाला ऊपर हो, और दोनों ही क्षैतिज रेखाओं के साथ एंगल बनते हैं आपके, क्षैतिज रेखाओं के साथ कोण। तो आप इसमें अंदाजा लगाइए, बहुमंजिला भवन तो ऊंचा ही होगा, उसके शिखर से जब हम लोग देख रहे हैं, और एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। देखिए मैंने आपको कंडीशंस यहाँ पे लिख के दे रखी है। यहाँ पे मान लीजिए आपका जो ये ए बी है, ये आपका बहुमंजिला भवन है आपका, और उसके बाद जो ये सी डी है, ये आपका 8 मीटर ऊंचा भवन है। इसके शिखर ये है, इसके जब हम पहले भवन के शिखर को देखेंगे, ये रहा ऊंचे भवन के शिखर, भवन के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो इसको 30 डिग्री बनाने के लिए पहले इसको भवन के शिखर से ज्वाइन करेंगे एक लाइन को हम लोग, और ये जो धरातल के साथ जो ये एंगल बनेगा, इसी को, ये पहला 30 डिग्री है। और दूसरा इसके इसी भवन के नीचे वाला हिस्सा बिंदु डी है, इसको जब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके साथ ये वाला एंगल जो दे रखा है 45 दे रखा है आपका, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला एंगल 30 है, मैं केवल ऊपर ऊपर वाले ट्राइंगल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिएगा एंगल्स कैसे हम लोग चेंज करते हैं, अवनमन से उन्नयन कैसे बनाते हैं, मतलब हम इंटीरियर एंगल कैसे बनाते हैं। ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये है आपकी क्षैतिज रेखा, ये है ऊर्ध्वाधर रेखा, तो ये जो ओवरऑल एंगल बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा एंगल 90 का बनेगा आपका, ठीक है। टोटल एंगल ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज के बीच में 90 बनता है। 90 में से 30 तो ये वाला हो गया, तो ये कितना बचेगा आपका 60 बचेगा। क्लियर होगा आपको। और ये भी आपकी क्षैतिज रेखा है, तो ये भी 90 डिग्री बन गया आपका, ठीक है। अब ये 60 हो गया, ये 90 हो गया। इस ट्राइंगल के अंदर तीनों कोणों का योगफल आपको पता है 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे जब आप लोग, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ही आपका 150 आ गया है। 90 और 60 150, और तीनों का एंगल 180 होता है, तो ये कितना बचेगा आपका, ये 30 बचेगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो अवनमन कोण है वही आपका ये वाला 30 डिग्री बन जाएगा आपका, ठीक है। और सिमिलरली ये वाला अगर 45 है ओवरऑल इस लाइन का, तो इस लाइन का इस क्षैतिज के साथ भी 45 ही एंगल रहेगा। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब बेसिक ऊंचाई दूरी का क्वेश्चंस लगाना है अब आपको, क्योंकि आपको पता है मोस्टली ऊंचाई दूरी वाले केस में हम लोग tan थीटा का यूज़ करते हैं, क्योंकि लंबा आपको लंब और आधार का ही जिक्र मोस्टली उसमें ज़्यादा होता है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बन गए, ए बी सी डी हो गया आपका, ये पॉइंट मैंने पी मान लिया है। अब आपको यहाँ पे ना दो ट्राइंगल्स बनते दिख रहे हैं आपको, देखिए सेपरेटली ट्राइंगल में यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट कर दे रहा हूँ। एक तो ये ट्राइंगल है जिसमें ये वाला एंगल तो आपका 30 डिग्री दिख गया, और एक आपको नीचे वाला ट्राइंगल दिखेगा, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, जिसका ये वाला एंगल आपको 45 डिग्री दिख गया। और क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको 8 मीटर, तो ये 8 मीटर है, तो ये भी 8 मीटर ही हो गया आपका, ठीक है। और बाकी की जो हाइट है h, ये मैंने h मान लिया है यहाँ पे। अब इनके बीच की दूरी को मैंने x मान लिया, जब ये x है तो ये भी x ही हो गया आपका, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब देखिए दो ट्राइंगल बन गया आपको, एक तो ऊपर बन रहा है ट्राइंगल ये वाला, एक नीचे बन रहा है ये वाला ट्राइंगल आपका। तो पहले तो हम लोग ऊपर वाले ट्राइंगल मिलेंगे, इसमें नीचे वाली भुजा x है, ये वाली भुजा h है। तो जब ऊपर वाले ट्राइंगल में लेंगे हम लोग tan 30 लेंगे हम लोग, तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब है आपका h, आधार है आपका x, तो ये h बटे x हो जाएगा आपका, देख लीजिए
ठीक है। एच बटे एक्स, मैंने थोड़ा डायरेक्टली कर दिया इसको, एच बटे एक्स हो गया। उसके बाद tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो एच बटे एक्स हो गया यहाँ पे। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंडीशन निकाल ली, एक्स का मान आ गया h√3, ये आ गया आपको। उसके बाद फिर देखिए दूसरे वाले ट्राइंगल में लेंगे, यानी कि मैं चलिए यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ट्राइंगल ए बी डी, इसमें ए बी डी में, और पहले हमने लिया था ट्राइंगल ए पी सी में। ठीक है। अब ए बी डी में लेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस वाले ट्राइंगल में लेंगे तो इसके लिए एंगल है आपका 45, तो tan 45 आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, tan 45 ये आ गया आपका tan 45 बराबर लंब, लंब इस बार ये टोटल बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक h है, तो टोटल जब ऐड करेंगे तो h+8 हो गया, और बट्टे में वही x रहेगा आपका। और आपको पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है tan 45 की वैल्यू। ठीक है, 1/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, तो h+8 यानी कि x बराबर आ गया h+8 आपका, और x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट से रिप्लेस कर दिया, h की वैल्यू आ गया, x की वैल्यू आ गई h√3, तो h√3 बराबर h+8 आ गया। आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये h लेफ्ट में आएगा आपका, दोनों से h कॉमन आएगा तो √3 - 1 बचेगा आपका, बराबर 8 आ गया। तो h बराबर आ गया 8/√3 - 1 आपका, ये रहा। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, जब अंडर रूट की संख्या होती है नीचे तो हम लोग परिमेयकरण कर देते हैं उसका, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आएगा आपका 8 × √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 और √3 + 1, ये 3 - 1 हो गया, यानी कि 2 बच गया, 2 से ये 4 टाइम जाएगा, तो ये आएगा 4/√3 + में 1। ये तो आपकी h की वैल्यू आ गई। आपको x भी निकालना था इस केस में, देख लीजिए बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है भवनों के। तो x की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट में रिप्लेस कर दीजिए h का मान, तो x बराबर है समीकरण फर्स्ट में h√3, h की वैल्यू आपके पास आ गई √3 × √3 + 1, मल्टीप्लाई करिए अंदर, √3 की √3 में करेंगे 3 आएगा, और √3 की 1 में करेंगे तो √3 मीटर। इस तरीके से दोनों की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। ये है ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन आपका, इसको थोड़ा सा समझ लेना है आपको। ठीक है, अवनमन कोणों के संबंधित क्वेश्चन था आपका। सेकंड पार्ट भी देखिए, सेकंड पार्ट भी आपको इसी का ऊंचाई और दूरी का ही दे रखा है आपको। सेकंड पार्ट भी ऊंचाई दूरी का देखिए कैसे दे रखा है, ये रहा, एक भवन दे रखा है आपको, बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भूमि पे एक पॉइंट दे रखा है, उससे एक ऊंचा 10 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर का उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, और P से ही उस ध्वज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये है आपका, ये रहा, ये रहा, देखिए पहले P पॉइंट है भूमि पे कोई, और ए बी आपका भवन है, उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री दे रखा है। उन्नयन कोण देख लीजिए, देखने वाला पोजीशन नीचे है और जो देखा जा रहा है वो ऊपर है, तो 30 डिग्री हो गया। उसके बाद इसके ऊपर ये झंडा लगा हुआ है आपका, यहाँ पे, और इस झंडे का अवनम उन्नयन कोण इसने दे रखा है 45 डिग्री, ये रहा यहाँ पे। तो आपको झंडे की ऊंचाई याद करनी है क्या है, और भवन की ऊंचाई 10 मीटर दे रखी है। तो देखिए मैंने मान लिया झंडे की ऊंचाई h है आपकी, भवन की ऊंचाई 10 मीटर दे रखी है, और इनके बीच की दूरी, ये जो दूरी है ये मैंने x मान ली है। आपको दिख रहा होगा इसमें भी दो ही समकोण त्रिभुज बनते दिख रहे हैं आपको, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर है आपका, तो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक तो समकोण त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ए बी पी, एक तो ये बन रहा है, और दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है सी पी बी, ये दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री, और इसमें थीटा बराबर दे रखा है आपको 45 डिग्री। तो आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वही केस करेंगे जैसे अभी हमने जस्ट पिछले वाले में किया है फर्स्ट पार्ट में। पहले जब इसमें हम लोग tan थीटा यूज़ करेंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब इसके लिए लंब तो केवल ये बनेगा ए बी, और आधार इसके लिए बनेगा पी बी। तो tan थीटा की जगह आपका 30 डिग्री दे रखा है, ए बी की वैल्यू 10 मीटर है, बटे में इसकी वैल्यू x है यहाँ पे, और आपको पता है tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 10/x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो x बराबर, तो डायरेक्टली आपका यहाँ पे इस केस में तो tan√3 आ गया यहाँ पे। उसके बाद फिर क्योंकि आपको फाइनल में h की वैल्यू निकालनी है, x की नहीं निकालनी है इसमें, तो h की वैल्यू पे लिए इस बार हम इस केस में लगा देंगे, तो tan थीटा यानी कि tan 45 बराबर लंब। अब टोटल ट्राइंगल के लिए लंब ये बन जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक h है, तो ओवरऑल आपका लंब बनेगा h+tan। यहाँ पे आधार वही रहेगा आपका x। tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो h+tan बटे x की वैल्यू है आपके tan√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h+tan बराबर आएगा tan√3, तो h बराबर यहाँ से आ जाएगा 10√3 - का 10 हो जाएगा ये 10,
अंडर रूट 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.732 माइनस, और 10 जब कॉमन आ गया तो 1 ही बचेगा यहाँ पे। तो ये कितना बचेगा आपका यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10 इंटू 1.732 में से जब 1 घटाएंगे तो 0.732 बचेगा आपका, और जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, तो 7.32 मीटर ये आपका झंडे की ऊंचाई आ जाएगी। बस इतना सिंपल है। देखिए दो ही आपको समकोण त्रिभुज और दोनों में कंडीशंस दे रखी हैं एंगल्स वाले ही, ठीक है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया है, पोस्ट करके देख लेना इसको। नेक्स्ट पार्ट देखिए, हम लोग सोच रहे हैं इसको खत्म कर दें आज लोग, इसी में खत्म कर दें। क्वेश्चन में अब नेक्स्ट में दे रखा है, देखिए आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम से क्वेश्चन दे रखा है आपका, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जिसमें हम लोग एरिया उसकी सरफेस एरिया की और वॉल्यूम की यानी कि आयतन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। उल्टे शंकु के आकार का मतलब समझ लीजिए इस तरीके से बाल्टी के रूप में बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसका ऊपरी जो खुला भाग है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, यानी कि पूरा पानी से भरा हुआ है ये, इसमें जब ऑब्वियसली शीशे की गोलियां डाली जाएंगी तो कुछ आयतन अंदर जाएगा, तो जब आयतन शीशे की गोलियां अंदर डालेंगे तो पानी बाहर जाएगा आपका। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कुछ गोलियां जो डाली जा रही है ना, जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या ये दे रखी है, उनसे जो भरे हुए पानी का आयतन है वो 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है, यानी कि पहले से जो पूरा पानी भरा हुआ था उसका 1/4 बाहर निकल गया आपका। अब वो पानी जो बाहर निकला है वो किस लिए निकला है, क्योंकि गोलियां अंदर डाली गई हैं। तो ध्यान रखना, आयतन ऐसी चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होती है आपका। तो आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि पानी उतना बाहर जाएगा जितना आयतन की चीज़ इसके अंदर डाली जाएगी, ठीक है। इसमें 1/4 पानी बाहर जा रहा है। देखिए क्वेश्चन ये देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप खुद कर सकते हैं। बाल्टी की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, बाल्टी की त्रिज्या यानी कि शंक्वाकार बाल्टी की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो भी इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, तो हम पानी का आयतन निकाल लेंगे। इसके अंदर पानी का जो आयतन होगा, आपको दिख रहा है शंक्वाकार है, तो शंक्वा की जो वो होता है आयतन का सूत्र 1/3 πr² होता है, ठीक है। वैल्यू आपके पास है सारी, 1/3 पाई, आर की वैल्यू है आपकी 5, इसका स्क्वायर, और एच की वैल्यू है 8। अब ये काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो, अभी मत छेड़ो, क्योंकि आपको पता है कंपैरिजन करनी है। उसके बाद जो शीशे की गोलियां डाली गई हैं आपकी, शीशे की गोली की त्रिज्या दे रखी है आपको क्वेश्चन में, देख लेना, कैपिटल आर मान ले रहा हूँ मैं उसको, 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो गोलियां होती हैं शीशे की, मतलब मान के चलिए कि जो कंचे, जो जैसे आप लोग खेलते हैं कंचे, वही गोलियां हैं, और वो गोल गोल के आकार की होती है। तो एक गोली का आयतन निकाल लो आप लोग। एक गोली का आयतन आपको पता है गोलाकार है, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, तो यानी कि 4/3 पाई, आर की वैल्यू है 0.5, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व कर लें, 0.5 है ना, तो 0.5 बटे में 1 माना पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, तो बेसिकली 1/2 आ गया ये। तो इसको मैं 1/2 लिख दे रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए। 1/2 की घात 3 हो गया ये, ठीक है। चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, या फिर इसको थोड़ा चलिए मॉडिफाई कर लीजिए, 4/3 पाई, ये 1/8 हो गया, 4 से 8 आपका 2 बार कट जाएगा, ये रहा यहाँ पे। तो ये बेसिकली आ जाएगा π/6 सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है। ये एक गोली का आयतन आ गया है आपका, ठीक है, एक गोली का आयतन। अब गोलियों की संख्या पूछ रहा है कि कितनी गोली डाली गई है। पहले देखिए, एक गोली का तो आयतन ये है, ठीक है। मान लो गोलियों की संख्या n है आपकी, एक गोली का आयतन ये हो गया। माना जो गोलियों की संख्या है आपकी वो n मान ली, एक गोली का आयतन ये है, तो n गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा भाई, n गोलियों का आयतन बराबर, एक गोली का π/6 है, तो n का निकालना, तो n के मल्टीप्लाई हो जाएगी, इतने सेंटीमीटर की घात 3। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन गोलियों को डालने के बाद जो पानी है ना, वो उसका 1/4 बाहर निकल गया, और पानी का पहले टोटल आयतन इतना था। तो अब आप निकालेंगे निकले पानी का आयतन, जितना पानी निकला है आपका, निकले हुए पानी का आयतन बराबर टोटल आयतन 1/4 जो पहले कुल आयतन था पानी का, ठीक है। तो 1/4 कुल आयतन पानी का कितना था, देखो ये रहा, इसको π/3 गुणा 25 और गुणा में 8, तो इससे देखिए 2 बार कट जाएगा ये, 25 2 जा 50, तो ये आएगा 50 π/3 सेंटीमीटर की घात 3। अब ये जो पानी निकला है ना, वो किस वजह से निकला है,
गोलियां डाली गई हैं, इस वजह से निकला है। तो इसका मतलब उतना पानी बाहर जाएगा जितना इन गोलियों का आयतन होगा, यानी कि गोलियों का कुल आयतन बराबर निकले पानी के आयतन के बराबर हो जाएगा आपका। ये ही कॉन्सेप्ट है इसका। तो यानी कि जो गोलियों का कुल आयतन है n इंटू π/6, ये बराबर हो जाएगा जितना पानी बाहर निकला है, क्योंकि पानी इसी की वजह से बाहर निकला। अब यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 50 π/3, और यहाँ पे जब आप भाग करेंगे तो π/6 बटे में चला जाएगा। तो देखिए पाई से तो पाई कट जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 गुणा 6 बटे में 3। तो ये 2 बार कट जाएगा, और ये कुल मिलाकर कितना आ गया आपका 100 आंसर आ गया। गोलियों की संख्या आपकी 100 आ गई। ध्यान रखना, अगर पानी की बात है ना, तो पानी उतना बाहर जाएगा जितना डाली गई वस्तु का आयतन होगा, और दोनों के आयतन को बराबर करके जो भी कंडीशन आपसे पूछी गई है आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। ये सेकंड पार्ट और बचा हुआ है इसका, देखिए इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। गोलाकार कांच की एक बर्तन दे रखा है जो कि बेलन के आकार की गर्दन है उसकी। देखिए ऐसा एक विकल्प में भी क्वेश्चन था आपका कि आपको इस तरीके से एक सुराही टाइप ही दे रखी है आपको इस तरीके से, और जिसकी गर्दन आपकी बेलनाकार दे रखी है। ये रही, आपको गर्दन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, व्यास उसका 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या निकल जाएगी। गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या निकल जाएगी। इसमें कह रहा है कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि, अच्छा ठीक है, कुल मिला के पूछ रहा है कि इसमें कुल कितना पानी आ जाएगा। भाई देखो पानी कितना आएगा इसमें, जितना इसका आयतन है ना, क्योंकि कोई भी बर्तन जो खोखला हो वो उतना ही चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर पाता है जितना उसका आयतन होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आपको इसका कुल आयतन निकालना है। अब क्वेश्चन में ये दे दिया है कि ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो गर्दन इसकी बेलनाकार है, दूसरा इसका गोलाकार है। तो आपको बर्तन बेलनाकार और गोलाकार दोनों भाग का आयतन कंसिडर करना है। देख लीजिए इसको, इस तरीके से क्वेश्चन है ये। नीचे का भाग गोलाकार और ऊपर का भाग बेलनाकार दे रखा है। कंडीशंस मैंने लिख दी है। गर्दन की लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास उसका 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। गोलाकार जो भाग है उसका व्यास दे रखा है 8.5, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो यानी कि इसको इस तरीके से हमने मॉडिफाई कर लिया। तो जो कुल आयतन रहेगा उसका वो बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन रहेगा। और बेलन का भाग का आयतन अभी अभी आपने पढ़ा है, जो बेलन का आयतन होता है वो πr² होता है। तो आप एक काम करिए, जो आपकी बेलनाकार भाग है उसकी त्रिज्या को तो मान लीजिए r, आप स्मॉल r, और जो गोलाकार भाग है उसकी त्रिज्या को मान लीजिए कैपिटल R। तो πr² प्लस, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3। तो अब आपको पाई कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, वैल्यू रिप्लेस करिए। कैपिटल स्मॉल r की वैल्यू दे रखी है आपको 1, तो ये 1² इंटू h की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, प्लस 4/3, पाई बाहर मैंने कॉमन ले दिया है, और इसमें r की वैल्यू है 17/4, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। आपको बस ये छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, बस आपको और कुछ नहीं करना है। तो ये 8 प्लस, इसको थोड़ा सोल्व करिए। चलिए मैं थोड़ा सोल्व करके लिख दे रहा हूँ इसको। देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद ये आ गया 102.3, और उसमें 8 ऐड किया तो 110.3 आ गया आपका, और पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में दे रखी है। तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद ओवरऑल आंसर आ गया आपका 346.34 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो बच्चे ने काउंट किया है उसका आयतन वो बच्चा कह रहा था कि 345 आ रहा है। अब देखिए वर्ग सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है आपका, ठीक है, वर्ग नहीं घन होना चाहिए, यहाँ पे घन सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि उत्तर सही है या नहीं। देखिए 345 काउंट किया था, लेकिन आपका आंसर कितना आ रहा है 346.34 आ रहा है। तो इसका मतलब उसका आंसर सही नहीं है, थोड़ा बहुत ही मतलब अंतर है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है, अप्रोक्सीमेटली अंतर है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसको थोड़ा सा ठीक से देखिए वीडियो को, इसी पैटर्न पे आपका बोर्ड एग्जाम वाला पेपर आएगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो लंबी भी काफ़ी हो गई है, आप लोग इसको कम्प्लीटली देखिए। और अब फिलहाल हम लोग जो कल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा रहेगा वो अनसोल्ड पेपर रहेगा आपका, मतलब सेकंड अनसोल्ड पेपर रहेगा, और उसी को हम लोग इसी तरीके से पार्ट वाइज सोल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका बेनिफिट करिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को फाइनल टच दीजिए। अनसोल्ड जरूर सोल्व करिएगा, उसके बिना अगर आप पेपर में जाएंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, स्पेशली मैथ्स में। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू।